हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटे आज हम लोग अपना जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहा था। आज की क्लास में बेटे हम लोग दो कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ये कंसेप्ट बता पाएं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। और फिर हम आपको सिखाएंगे कि एवरेज निकालने का एक तरीका और भी होता है जिसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है। तो बेटे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज अपनी गुडविल वैल्यूएशन की थर्ड क्लास। आज हमारी ये थर्ड क्लास होगी। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप सब रेडी हैं। हाँ जी बेटे, आइए। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि गुडविल is equal to average profits multiplied by number of years purchase होता है। Now the point is कि क्या हम सिंपली एवरेज प्रॉफिट्स जो कोई भी बिजनेसमैन कमाता है, क्या उसके एवरेज प्रॉफिट्स के लिए हम इतनी जल्दी पैसे दे देंगे बिना कुछ सोचे हुए? ठीक है, मैं एक बात कहता हूं। लेट अस सपोज एक पर्सन था मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स मुझसे आके कहते हैं कि मैं 50,000 रुपीज पर एनम कमाता हूं। मिस्टर एक्स कुछ बिजनेस करते हैं और वो कहते हैं कि मैं 50,000 रुपीज पर एनम कमाता हूं। ठीक है, क्या आप मेरा बिजनेस खरीदोगे? मैंने कहा हाँ खरीदेंगे। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बेटे बिजनेस तो खरीदेंगे, लेकिन गुडविल के पैसे जब देंगे तो उसमें कुछ बातें हमें देखनी होती हैं। क्या देखनी होती हैं? मैंने मिस्टर एक्स से पूछा कि ये 50,000 प्रॉफिट कैसे कमाया, क्या आप मुझे अपना P&L अकाउंट दिखा सकते हो? उसने मुझे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा दिया। अब बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक हैरान कर देने वाली बात है। वो क्या? इसमें इंक्लूड किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब बैंक में पैसे जमा किए हुए हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। कितना? 6,000। इसमें शामिल है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी मशीनरी 4,000। बताइए बेटे, मैंने मिस्टर एक्स से ये पूछा कि मिस्टर एक्स आपका बिजनेस क्या है? उन्होंने कहा जी मैं नमकीन बनाता हूं। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल काका जी नमकीन। मैंने कहा ये काका जी नमकीन क्या होता है? उसने मुझे बोला कि हम कुछ नमकीन, कुछ वेफर्स, कुछ चिप्स ऐसी आइटम बनाते हैं और कस्टमर हमारा प्रोडक्ट आता है, ले जाता है, उससे हमें प्रॉफिट होता है। यानी कि काका जी नमकीन
इसकी अपनी गुडविल होगी जिसके लिए मैं इसका बिजनेस खरीदना चाहता हूं, और गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स। नाउ द पॉइंट अराइजेस, क्या इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट नमकीन के बिजनेस से कमाया गया है? क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कागजी नमकीन है? नहीं। दैट मीन्स 50,000 रुपीज में से 10,000 रुपीज के प्रॉफिट ऐसे हैं जो कि आपके बिजनेस के कारण नहीं हो रही। इसे अर्न करने में कोई गुडविल नहीं है, ये कोई भी व्यक्ति अर्न कर सकता है, ये बिजनेस की इनकम ही नहीं है। तो मुझे ये बताइए, क्या मैं गुडविल में इसके भी पैसे दूंगा? जो आपके बिजनेस से जुड़ी हुई इनकम नहीं है, क्या मैं उनके भी पैसे दूंगा? आंसर इज नो। कोई भी ऐसी इनकम जो बिजनेस के नेम की वजह से नहीं हो रही, मैं उसके पैसे नहीं दूंगा। यानी ये तो कुछ एग्जाम्पल थे, अभी मैं और एग्जाम्पल लूंगा। मैं कहूंगा मैं इनके पैसे नहीं दूंगा। मिस्टर एक्स कहेंगे, अच्छा एक बात बताओ, मेरे इस 50,000 रुपीज में एक लॉस हुआ था, लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। वो कहते हैं कि मेरी दुकान में आग लग गई थी जिसके कारण मेरा 5,000 रुपए का सामान जल गया था। ठीक है, आप इनके पैसे नहीं दोगे क्योंकि ये तो बिजनेस से इनकम नहीं थी। लेकिन आप ही एक बात बताइए कि मेरा कुछ सामान आग की वजह से जल गया था, मुझे 5,000 का लॉस हुआ था, क्या आग भविष्य में लगेगी? नहीं। अगर ये आग नहीं लगी होती, अगर ये आग नहीं लगी होती तो मेरे प्रॉफिट कितने होने चाहिए थे? वो 5,000 रुपीज से ज्यादा होते। अब मिस्टर एक्स कहेंगे कि भविष्य में आग तो नहीं लगेगी, यानी भविष्य में ये नुकसान भी नहीं होगा, तो इसका मतलब भविष्य में प्रॉफिट ज्यादा होंगे। मैंने कहा बिल्कुल होंगे। तो मिस्टर एक्स कहते हैं फिर तो मुझे इस लॉस के बदले पैसे मिलने चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल मिलेंगे। आप प्रॉफिट में जोड़कर बताइए। इसका मतलब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉफिट्स के अंदर मुझे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती हैं, उसके बाद मैं गुडविल के पैसे दूंगा। अब ये एडजस्टमेंट बेटे बहुत ज्यादा क्लास 12th का मैटर नहीं है, बोर्ड में नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो हम इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। आइए जी। और मेरे साथ साथ ये जो हमने सीखा है इसके ऊपर कुछ नोट्स लिखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ साथ लिखें, while computing goodwill, sometimes given profits should be first adjusted for abnormal profits oblique losses. After those adjustments,
profit is called average maintainable प्रॉफिट्स। और एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को हम लोग कई बार फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स के नाम से भी बुलाएंगे। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है बेटे कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये गुडविल होती है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि इस एवरेज प्रॉफिट्स को हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं और उसके बाद मैं कभी कभी इसे एवरेज प्रॉफिट्स या एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स या एडजस्टेड प्रॉफिट्स के नाम से बुलाऊंगा। अब हमने अपनी लर्निंग में ये इंप्रूवमेंट करनी है। अपनी लास्ट क्लास में मैंने इसके ऊपर आपको एक आधे क्वेश्चन भी बताए थे। मैं इसमें से कुछ आइटम्स लेस कर दूंगा, कुछ इनकम्स को लेस कर दूंगा और कुछ लॉसेस को रिवर्स करके ऐड भी करूंगा। हम इन बातों की चर्चा करना शुरू करते हैं। आइए लिखिए, जो एवरेज प्रॉफिट्स होंगे या जो गिवन प्रॉफिट्स होंगे मैं उन्हें एडजस्ट करूंगा। should be adjusted for abnormal gains and abnormal losses। और फिर अपना एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालूंगा। अगर कोई एबनॉर्मल गेन होगा तो वो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ हो तो मुझे रिवर्स करना है, मैं माइनस कर दूंगा। एबनॉर्मल लॉस है तो मैं ऐड कर दूंगा। गिवन प्रॉफिट्स में एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे और एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस कर देंगे। सर एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस कहते किसे हैं? मैंने कहा आइए मेरे साथ साथ एक एक चीज को लिखते हुए जाते हैं कि मैं गुडविल में किन किन चीजों को एबनॉर्मल गेन या लॉस कह रहा हूं। लेकिन एक बात आप पहले ध्यान से समझ लीजिए कि अगर कोई एबनॉर्मल गेन हुआ था तो उसको मैंने माइनस करना है, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ था तो उसे मुझे प्लस करना है। ठीक है। नंबर 1, मेरे साथ साथ लिस्ट बनाना शुरू करेंगे। नंबर 1, पहले एबनॉर्मल गेन के एग्जांपल ले लूं। हाँ जी, माइनस। अभी मैंने आपके साथ ऊपर एग्जांपल लिया था कि अगर मेरे प्रॉफिट के अंदर कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई है तो उसे बाहर निकालना पड़ेगा, और बाहर निकालने से मेरे प्रॉफिट कम होंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बाहर निकालो। इंटरेस्ट के जैसे ही एक और इनकम होती है जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड इनकम। इस डिविडेंड इनकम को बाहर निकालें, माइनस करें। क्या मैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट के लिए पैसे दूंगा गुडविल के? आंसर इज नो।
ये आपने गुडविल से नहीं कमाए हुए हैं, इसको लेस कर दीजिए। ठीक है। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुए थे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, माइनस कर दीजिए। मैं गुडविल निकालते हुए इन इनकम्स के पैसे नहीं दे सकता। सिमिलरली वापस ऐड करना होगा आपको लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अगर कोई आग की वजह से नुकसान हुआ था तो मेरे प्रॉफिट्स कम रह गए थे। फ्यूचर में आग की वजह से नुकसान नहीं होंगे तो खरीदने वाले को ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे, इसीलिए ज्यादा प्रॉफिट्स के पैसे देने होंगे। ठीक है। कई बार बेटे बिजनेस में वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड, अगर कोई वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड हुई तो उसे भी आप ऐड कर लेंगे। ठीक है। इसे भी आप रिवर्स करेंगे। मैंने एबनॉर्मल लॉसेस को रिवर्स किया तो मेरी इनकम बढ़ गई, मैंने एबनॉर्मल गेन्स को रिवर्स किया तो मेरी इनकम घट गई। एक और आइटम आएगी माइनस पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, ये आप माइनस करेंगे, माइनस फ्यूचर बिजनेस एक्सपेंसेस, ये आप माइनस करेंगे, प्लस फ्यूचर बिजनेस इनकम्स को प्लस कर देंगे। अब मैंने तो बेटे आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट लिखवा दी है, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव आपको आती नहीं है, बोर्ड एग्जाम में तो एटलीस्ट नहीं आती, लेकिन टीचर के जो यूनिट टेस्ट होते हैं, आपके प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं, वो थोड़ा सीबीएसई के लेवल से ऊपर जाकर के भी टेस्ट लिए जाते हैं, तो उसमें ये बातें आएंगी। ठीक है। आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे क्वेश्चन की हेल्प से आपको ये सारी बातें समझाऊंगा। आज की क्लास इसी में निकल जाएगी। ठीक है। आइए बेटे, क्या मेरे पास इस बात को समझाने के कुछ क्वेश्चन हैं? बेटे मैं एक एक करके शुरुआत करता हूं। ये मेरे पास आप लोगों की टीएस ग्रेवाल बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 3, और ये मेरे पास आ रहा है पेज नंबर 2.6 फ्रॉम द बुक टीएस ग्रेवाल, एडिशन है 2014, फ्रॉम द बुक टीएस ग्रेवाल। A, B and C are partners sharing profit and losses equally. They agree to admit D for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued on the basis of 4-year purchase of average profit of last 5 years. Okay. Profits given थे 2009, 2010, 2011, 2012, 2013। ठीक है ना। अब बेटे ये मुझे प्रॉफिट्स गिवन है और नीचे एक बात दी हुई है, नीचे ये लिखा है कि ऑन 1 जनवरी 2013 मोपेड बोलते हैं एसेट को,
आप इसे मशीनरी समझ सकते हैं। A moped costing 20,000 was purchased, आपने एक एसेट खरीदा था, एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब बताइए, क्या एसेट खरीदने को हम खर्च में डालते हैं? नहीं, यानी एसेट को जबरदस्ती खर्चे में डाला है, तो क्या जो आपके प्रॉफिट निकलेंगे वो ठीक निकलेंगे? नहीं। ठीक है। On which depreciation is to be charged at the rate of 25%, calculate value of goodwill after adjusting the above। अब बेटे ये बात नहीं भी लिखी होती तो भी मैं एडजस्ट करता, क्योंकि आपने अपने अकाउंट्स बनाते हुए गलती की हुई है, तो आपके प्रॉफिट ही गलत है। अब आपके प्रॉफिट गलत हैं तो पहले मैं उन प्रॉफिट्स को सही करूंगा और फिर आपको गुडविल के पैसे दूंगा। बताइए। हाँ जी, आइए बेटे हम अपने प्रॉफिट्स को सही करें। मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट्स। बेटे 2009 में आपको प्रॉफिट्स गिवन थे और वो प्रॉफिट सही थे। वो प्रॉफिट्स गिवन थे कितने? 30,000। 2010 में आपको प्रॉफिट्स गिवन है 70,000। टू 2011 में आपको प्रॉफिट गिवन है 1 लाख। 2012 में आपको प्रॉफिट गिवन है 1,40,000। टू 2013 में गलती है, आपको गिवन है लॉस 1,20,000। अब बेटे आपने एक एसेट खरीदा था और उस एसेट को आपने डेबिट कर दिया था एक्सपेंस बना करके। अब बताइए, एसेट खरीदा और एक्सपेंस में डाल दिया तो आपने गलती की। अब आपको इसे ठीक करना होगा, इसे एक्सपेंस में से हटाना होगा। अब बेटे अगर हम एक्सपेंस में हटाएंगे तो ये मेरी इनकम बन जाएगी 20,000। ठीक है जी। इस पे मैं लिख देता हूं, मान लीजिए नंबर 1। मैंने कहा नीचे इसके बारे में लिख भी देता हूं, नंबर 1, मोपेड wrongly shown as expense। जो खर्चा नहीं था उसे आपने खर्चे में डाल दिया था, तो अब आप इसे खर्चे से हटाइए, इससे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो लगता है। चार्ज ऑब्लिग शो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25%। बेटे मुझे डेप्रिसिएशन का खर्च भी तो दिखाना पड़ेगा 5,000। अगर मैं इसे एसेट दिखाता हूं तो फिर मुझे इसे डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस में डालना होगा। ये मेरे P&L में सुधार होगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास लॉस आ जाएगा 1,05,000। और अब मुझे बताइए कि मेरे करेक्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट्स कितने आएंगे? 1 लाख,
प्लस 1 लाख और प्लस 1,40,000 माइनस 1,05,000। बेटे मेरे पास करेक्ट प्रॉफिट निकल के आते हैं 2,35,000। आइए अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट्स को। हाँ जी, अब बताइए बेटे, एवरेज प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स तो मैंने सही कर लिए हैं और मेरे प्रॉफिट्स आए हैं 2,35,000 डिवाइडेड बाय 5। ये आ जाएगा 47,000। और गुडविल आ जाएगी 47,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, क्योंकि क्वेश्चन में 4 ईयर परचेज था। तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 1,88,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने गिवन प्रॉफिट्स में एरर को रेक्टिफाई किया। एक गलती की गई थी, मैंने उस गलती को सुधारा, रेक्टिफाई किया, और रेक्टिफाई करने के बाद करेक्ट प्रॉफिट्स निकालकर उसकी एवरेज फाइंड करके गुडविल निकाली। ये तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी करता, ठीक है ना। तो एरर भी एक किस्म की एडजस्टमेंट होती है, हमें करनी ही करनी है। ठीक है जी, आइए बेटे, अब मेरे साथ साथ आप लोग पढ़ेंगे। मैंने आपके लिए 2-3 लाइनें लिखी हैं, अगर आप इसे समझ सकेंगे तो आपको और भी अधिक क्लैरिटी होगी। सिंस बायर पेज फॉर द प्रॉफिट्स, बायर का इंटरेस्ट तो उस प्रॉफिट्स में है विच ही विल अर्न इन फ्यूचर फ्रॉम द बिजनेस ही इज गोइंग टू परचेज। वो जो बिजनेस खरीद रहा है उसी प्रॉफिट्स के पैसे देगा। देयरफॉर ही विल नॉट पे फॉर एबनॉर्मल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। इसीलिए बेटे वो किसी भी एबनॉर्मल प्रॉफिट और लॉस के लिए पैसे नहीं देगा। Therefore, he will not pay for abnormal profits and losses occurred during the past years because they will not occur in the future. अब पास्ट में आपको कोई प्रॉफिट हुआ था एबनॉर्मल, जो फ्यूचर में होगा नहीं, तो मैं उसके पैसे क्यों दूंगा? मैं उसके पैसे नहीं दूंगा। ठीक है जी। एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस हम उसे कहते हैं जो नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। अब बेटे गुड्स बेचना तो मेरी एक नॉर्मल एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है। क्या एसेट बेचना एक मेरी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है? नहीं। तो मैं क्यों उसके पैसे दूंगा अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट होगा? तो जितनी भी एडजस्टमेंट मैंने आपको लिखवाई थी वो एबनॉर्मल थी, इसीलिए लिखवाई थी। अब मैंने लिखा कि अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो एक्चुअल प्रॉफिट में इसे बाहर निकालोगे तो ये माइनस हो जाएंगे, और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। ये प्लस का साइन मैंने लगाया है एबनॉर्मल लॉसेस के इफेक्ट को बाहर निकालने के लिए, माइनस का साइन लगाया है एबनॉर्मल गेन्स को बाहर निकालने के लिए। और ये जो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट होती है ना, इंटरेस्ट वगैरह, हम बिजनेस इसलिए नहीं करते कि कहीं पैसा इन्वेस्ट करके कमाएं, हम बिजनेस करते हैं सेल से कमाने के लिए। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एबनॉर्मल है, और क्योंकि ये इनकम है तो जब इसे बाहर निकालूंगा तो इफेक्ट माइनस आएगा। और फ्यूचर के कुछ खर्चे होंगे तो वो भी हम एडजस्ट कर लेंगे। फ्यूचर में कोई सेविंग होनी है तो वो प्लस हो जाएगा, फ्यूचर में कोई खर्चे होने हैं तो प्रॉफिट में से माइनस कर लेंगे।
और फिर उन्हीं प्रॉफिट्स को हम बोलेंगे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। और आगे के अब मैं जो 3-4 क्वेश्चन करूंगा वो बेटे इसी कंसेप्ट को और ज्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। हाँ, टीएस ग्रेवाल में थोड़े से बेटे अबव आप लोगों के लेवल के क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन इतना कंसेप्ट समझ करके आप उन्हें आसानी से बना भी सकते हैं। आइए मेरे साथ उसको हम बनाने की कोशिश करें। नाउ A purchased B's business with effect from 1st January 2014. ओके, 1 जनवरी 2014 से बिजनेस ए का हो जाएगा। It was agreed that firm goodwill is to be valued at 2-year purchase of normal average profit. अब बेटे ये बात नहीं भी लिखी होती तो अंडरस्टूड थी, मैं नॉर्मल प्रॉफिट्स के ही पैसे दूंगा। 2 years purchase of normal average profits of last 3 years, पिछले 3 सालों की एवरेज करनी है और 2 year purchase होना है। प्रॉफिट्स गिवन है लास्ट 3 years के 11, 2012, 2013। $80,000 का प्रॉफिट हुआ था 2011 में, जिसमें एक एबनॉर्मल गेन था 10,000 का। तो बेटे मैं तो एबनॉर्मल गेन के पैसे देता नहीं हूं, इसलिए इसको माइनस करो। एबनॉर्मल गेन वो जो फ्यूचर में नहीं होंगे। अच्छा, 2012 में इनकम हुई थी 1 लाख और उसमें एक एबनॉर्मल लॉस आया था 20,000 रुपीज का। 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, एबनॉर्मल लॉस 20,000 का होने के बाद। तो बेटे अगर ये एबनॉर्मल लॉस फ्यूचर में नहीं आएगा तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर के प्रॉफिट्स हो जाएंगे, इसको ऐड करके 1,20,000। 2013 में प्रॉफिट आए थे 90,000, एक्सक्लूडिंग 10,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अगर आपको इंश्योरेंस करवानी चाहिए थी तो आपने क्यों नहीं करवाई? क्या खर्चे को ना करके प्रॉफिट बढ़ाओगे? ये तो गलत बात है। 90,000 का प्रॉफिट हो रहा है एक्सक्लूड करके, मतलब क्योंकि आपने इंश्योरेंस नहीं करवाई थी, तो इंश्योरेंस तो करवानी चाहिए। मैं तो करवाऊंगा फ्यूचर में, और अगर मैं करवाऊंगा तो इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स फ्यूचर में कम होंगे। लीजिए, हो गई एडजस्टमेंट। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। अब लिखिए बेटे सॉल्यूशन। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी, और नीचे मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट में लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। सबसे पहले लिखूंगा 2011। 2011 में लिखूंगा 80,000 रुपीज के जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं उसमें एक एबनॉर्मल गेन था 10,000 रुपीज का, मैं उसे माइनस कर दूंगा तो मेरे नॉर्मल प्रॉफिट्स बन जाएंगे 70,000। 2012 में मेरे प्रॉफिट्स थे 1 लाख।
और इस साल मुझे एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था जो फ्यूचर में नहीं होगा, तो फ्यूचर में मेरी इनकम 20,000 रुपीज से बढ़ जाएंगी, तो फ्यूचर इनकम होगी 1,20,000। और 2013 में जो 90,000 की इनकम दी हुई है उसमें मैंने एक खर्चा कंजूसी की हुई है, वो खर्चा फ्यूचर में करना होगा, तो -10,000, तो फ्यूचर की इनकम आएंगी 80,000। अब मुझे बताइए बेटे कि टोटल प्रॉफिट्स 3 इयर्स, ये हो गया 2,70,000, 2,70,000। और फिर इसे डिवाइड करेंगे विद नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स होंगे 3। ठीक है जी। एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे 90,000, तो बेटे एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर परचेज था, हाँ जी 2 इयर्स परचेज था, तो इनटू 2, तो गुडविल की वैल्यू आएगी 1,80,000। गुडविल की वैल्यू आएगी 1,80,000। आइए बेटे हम ऐसे ही और भी क्वेश्चंस फटाफट देखने की कोशिश करेंगे। अब रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। अब बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाते जाएंगे, है ना, और मेरे साथ साथ बातों को और भी गहराई से समझते जाएंगे। और ये आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल बुक, पेज नंबर 2.16। टी.एस. ग्रेवाल बुक 2014 एडिशन, न्यू एडिशन है, और पेज नंबर है 2.16। ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है बेटे। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They decided to admit C as a partner from 1st April 2014 on the following terms. C will be given 2/5 share of profit. ये बात मेरे अभी काम की नहीं है। Goodwill of the firm be valued at 2-year purchase of 3 years normal average profits. ठीक है। और प्रॉफिट्स फॉर द 3 इयर्स वर एज फॉलोज। ओके बेटे आइए इसको बनाना शुरू करें। सॉल्यूशन, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो बेटे एवरेज प्रॉफिट्स तो पहले मुझे निकालने होंगे। ठीक है जी, ये तो मुझे मालूम है कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 होगा। आइए जी, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आप थोड़ी सी फास्ट चल रहे हो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे तो बच्चे अक्सर यही कहते हैं कि सर आप बहुत स्लो चलते हो। बल्कि मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो रोक के पहले क्वेश्चन खुद बनाएंगे और फिर मेरा देखेंगे। आप में बेटे कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे और फिर मेरा देखेंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है जी। आइए बेटे,
पहले मुझे प्रॉफिट्स गिवन है 2014 के, अब ये प्रॉफिट्स मुझे गिवन है 30,000। ठीक है, आफ्टर डेबिटिंग, डेबिट मतलब मैंने डाला था खर्चा, लॉस डाला था, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000, प्रॉफिट आया था 30,000 क्योंकि 40,000 का लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर था। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर ये लॉस ना होता और बल्कि फ्यूचर में ना होगा तो फ्यूचर के प्रॉफिट इंक्रीज होके आएंगे। हर चीज बेटे हम रट नहीं सकते, कुछ चीजें हमें समझनी होंगी। मैं गुडविल के पैसे क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं फ्यूचर में बिजनेस से प्रॉफिट्स कमाऊंगा, तो मैं ये देखूंगा कि कौन से प्रॉफिट्स मुझे फ्यूचर में मिलेंगे और क्या वो मेरे को बिजनेस से मिलेंगे। ये दो बातें देखूंगा, इसी को मैं एडजस्ट कर रहा हूं। लॉस हुआ था मुझे 80,000 का, क्योंकि मैंने एक खर्चा दिया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड। वॉलंटरी का मतलब होता है मेरे ऊपर कोई कानूनी जिम्मेदारी थोड़ी ना थी, कोई लॉ ने नहीं कहा था कि दो, ये मैंने अपनी मर्जी से दिया था। तो बिजनेस में मर्जी नहीं चलती, ठीक है ना, ये आपने गलत किया था। 1,10,000 इसको जोड़ देंगे। अगर बेटे आपने ये कंपेंसेशन नहीं पे किया होता तो आपके प्रॉफिट आते 30,000 रुपीज, लॉस नहीं आता। और 2012 में हमारे प्रॉफिट्स आए थे 1,10,000, और इसमें एक प्रॉफिट हुआ था 30,000 फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। मुझे इन प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है तो मैं हटाऊंगा, ये हो जाएगा 80,000। अब बताइए मेरे पास टोटल प्रॉफिट्स कितने होंगे? मेरे पास टोटल प्रॉफिट्स होंगे 1,80,000। सर इसे एवरेज भी करना होगा। मैंने कहा ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये 3 सालों के प्रॉफिट्स हैं, 3 से डिवाइड कर दूंगा। अब बताएं मेरे एवरेज प्रॉफिट कितने आएंगे? एवरेज प्रॉफिट आएंगे 60,000, और 60,000 इंटू 2, तो मेरे पास गुडविल आ जाएगी 1,20,000। सर क्या और भी क्वेश्चंस हैं? हाँ जी, और भी क्वेश्चंस हैं। अब तो सर हम खुद बनाएंगे। मैंने कहा हाँ बेटे, आप तो सारे ही बना सकते हो, पर मैं भी तो घर से क्वेश्चन बनाने आया हूं, मुझे भी बनाने दीजिए। बच्चे कह रहे हैं सर हम बनाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ही बनाऊंगा, आप नहीं बनाएंगे। पढ़ें क्वेश्चन? हाँ जी सर, कितना आसान है। देखिए क्या कहता है, कहता है गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज। ओफो सर, हर क्वेश्चन में 2 year परचेज लिख देते हैं, कोई बात नहीं। और एवरेज लेनी है कितने ईयर्स की? 3 years की। ओके, प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 years वर। अब बताओ बेटे प्रॉफिट कितना हुआ था? 50,000, जिसमें इंक्लूडेड था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो इसको अब माइनस कर दीजिए। ये एबनॉर्मल था प्रॉफिट, ये फ्यूचर में नहीं होगा, तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लीजिए, ये मेरे फ्यूचर के प्रॉफिट्स हो गए 45,000। अच्छा जी 2013 में क्या हुआ था? लॉस हुआ था, और ये लॉस क्यों हुआ था? क्योंकि लॉस बाय फायर था। तो बेटे इसको रिवर्स कर दूंगा, प्लस, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट आ जाएंगे 10,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा जी 2014 में क्या हुआ था? 2014 में सर 70,000 का प्रॉफिट था,
और हमें एक इंश्योरेंस क्लेम मिला था 18,000। अब बताओ इंश्योरेंस क्लेम क्या हर साल मिलता है? फ्यूचर में थोड़ी ना मिलेंगे, माइनस कर दो। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिविडेंड, मैंने कहा था बेटे इसके पैसे क्यों दूंगा, क्या ये बिजनेस इनकम है? नहीं, ये भी माइनस कर दो। तो सर 70,000 में से आप माइनस कर दो 18 और 8, 26,000। यानी कि बेटे मेरे थर्ड ईयर के जो प्रॉफिट्स निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 44,000। अब 44,000 आएंगे तो इन तीनों को ऐड कर दो, 44,000 प्लस 55,000। और अगर मैं इन तीनों का सम निकालता हूं तो इन तीनों का सम आता है 99,000। और अगर मैं इन तीनों की एवरेज निकाल दूं तो बेटे एवरेज आती है मेरे पास 33,000। लो बेटे मैंने इसको जरा शॉर्टकट में कर दिया, आप इसको प्रॉपरली प्रेजेंट करना। तो ये गुडविल कितनी निकल आएगी? गुडविल निकल आएगी एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब बेटे एवरेज प्रॉफिट्स मैंने अभी आपको बता दिए 33,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज होगा 2, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 66,000। ये तो बेटे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। मैं आगे चलूं? हाँ, ये भी टीएस ग्रेवाल बुक से था, पेज नंबर 2.16। और सारे ये क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल बुक से ही हैं। मेरे पास भी क्वेश्चन है, वो तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आप कहोगे सर कहां से पकड़ लाए? अब सीबीएसई में तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं कॉम्प्लिकेटेड। देख लो, किसी के नीचे भी ईयर नहीं लिखा। मुझे बताइए क्या किसी क्वेश्चन के नीचे ईयर लिखा है? नहीं, क्योंकि सीबीएसई में अभी तक ट्रेंड नहीं है ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आने का। अभी तक तो सिंपल आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They decide to take C into partnership for 1/4 share on 1st January 2013. For this purpose, goodwill is to be valued at 4 times. अब बेटे नंबर ऑफ ईयर परचेज उन्होंने 2 की जगह 4 लिया है, ठीक है। ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स, ओके, ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स विच एवर इज हायर। इसका मतलब बताओ। इसका मतलब यह है कि मैं जब एवरेज प्रॉफिट्स निकालूंगा तो मैं 4 इयर्स की भी निकालूंगा, 5 इयर्स की भी निकालूंगा। और एग्रीड प्रॉफिट्स फॉर द गुडविल पर्पस फॉर पास्ट 5 इयर्स आर एज फॉलोज। अब बेटे ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। ये तो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। बेटे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये पेज नंबर 2.17 है और ये होमवर्क है। और ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर ये तो बेटे सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ बुक। पेज नंबर है बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 2 का, मेरे पास जो 2014 एडिशन है उसका 2.6। तो इसलिए बेटे ये तो परफेक्टली होमवर्क का क्वेश्चन बन गया। ठीक है जी, आगे चला जाए। हाँ जी, आगे लिखेंगे बेटे मेरे साथ अब एक नया कंसेप्ट। मैं एक नए बोर्ड के ऊपर आ जाता हूं और हम लोग यहां पर एक नया कंसेप्ट लिखेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल और यहां लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट
मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस केस में गुडविल होगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हाउ टू कंप्यूट वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालने हैं? आप यहां लिखेंगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये है 2005, ये है 2006, ये है 2007 और ये है 2008। मैंने ऐसे लिखा है। आप रिवर्स भी लिख सकते हैं, मतलब 2008 पहले, फिर 2007, फिर 2006, फिर 2005। पहले तो आप लेंगे ईयर, फिर आप लेंगे प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स जो लेने हैं ये लेने हैं आफ्टर एडजस्टमेंट, जो मैंने आपको सिखाई थी। आप प्रॉफिट्स यहां लिखेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट, और फिर इनको देंगे वेट्स। इनको वेट्स दिया जाएगा। जो सबसे पुराना प्रॉफिट होता है उसका वेट सबसे कम होता है 1। जो उससे नया होगा उसका वेट उससे बड़ा होगा, और जो सबसे लेटेस्ट होगा उसका वेट सबसे ज्यादा होगा। लेटेस्ट ईयर कौन सा है? 2009, उसको सबसे ज्यादा वेट देना है। और वेट भी बेटे ऐसे ही देने हैं 1 2 3 4। आपने नंबरिंग के अकॉर्डिंग वेट देने हैं, इसके लिए कोई साइंस नहीं लगाना। प्रॉफिट्स मल्टीप्लाइड बाय वेट्स, ठीक है। और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट। इनका मल्टीप्लीकेशन ढूंढना है, प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई करना है। और फिर इन दोनों का सम निकाल लेना है। सम ढूंढना है आपने वेट्स का, और सम ढूंढना है किसका? प्रोडक्ट का। और फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स क्या होंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स होंगे सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट। ये लीजिए बेटे, इससे आपकी एवरेज निकल आएगी। इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। और इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स को यहां पर पुट कीजिएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना, आपको गुडविल मिल जाएगी। अब क्या है बेटे, मेरे पास समय रह जाता है कम, तो मैं फटाफट आगे बढ़ने जा रहा हूं। लो बेटे,
मैं तो चाह रहा था कि आज वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स भी पढ़ा दिए जाएं, लेकिन कमाल की बात है मैंने आज वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स का एक भी क्वेश्चन नहीं डाला हुआ। लीजिए बेटे, अब क्या है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो अब नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा, लेकिन मैं तो एक क्वेश्चन करना चाह रहा था। अब क्या करें बेटे? ऐसा कैसे हो गया? मेरी प्लानिंग में तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी था। चलिए, टाइम भी बहुत कम है। अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट से ही स्टार्टिंग करके काम करेंगे। लीजिए बेटे, तो आज के लिए होमवर्क कौन सा गया? होमवर्क गया सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5। सर बहुत कम होमवर्क दिया आपने, और हम ऐसे हैं कि हम बिना होमवर्क के पढ़ते नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटे, होमवर्क में गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।